और पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में सड़क हादसा, 11 अफराद हलाक, 6 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा सड़क हादसा, 11 अफराद हलाक, 6 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 अफराद हलाक हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं, जिन्हें जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा रऊफ हल्लूर इस वक्त जुड़े हुए। रऊफ, कर्नाटक में जो हादसा हुआ है, क्या जानकारी है अभी? हेलो रऊफ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो हेलो रऊफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रऊफ, ये कर्नाटक चिक्काबल्लापुरा में जो सड़क हादसा हुआ है, क्या अपडेट दे रहे हैं इस वक्त आप? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के चिंतामणी तालुक में यह हादसा पेश आया है। मुरुगमल्ला के एक नामी मुकाम पर, मुरुगमल्ला नामी मुकाम पर यह हादसा पेश आया है। यहाँ पर जो है प्राइवेट बस और टाटा एस, छोटी टेम्पो जिसे हम कह सकते हैं, उसके दरमियान टक्कर हुई है और इस दर्दनाक हादसे में 11 अफराद की मौत हुई है और जबकि कई जख्मी हैं। जख्मियों का को चिंतामणी अस्पताल में इलाज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मजीद तफसीलात आने बाकी हैं। इसकी क्या वजह है, किसकी इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इन तमाम का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस और तमाम महकमे के अफसरान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलवक्त जो है जख्मियों का इलाज सरकारी अस्पताल चिंतामणी के सरकारी अस्पताल में जारी है। जी, ये कौन लोग हैं जो 11 अफराद हलाक हुए हैं? किस गाड़ियों के दरमियान कोई हादसा है या सड़क पर किस तरह का हादसा देखा गया? जी देखिए, ये यहाँ पर जो है जो प्राइवेट बसेस हैं और यहाँ पर ज्यादा जो है सरकारी बसों से ज्यादा एक तरह से प्राइवेट बसें ज्यादा घूमते हैं और इस इलाके में जो है हालिया दिनों का एक बड़ा हादसा इसे हम कह सकते हैं और इस ताल्लुक से तहकीक के बाद पता होगा कि इसमें क्या इसकी क्या वजह रही है। अभी कोई बयान जो है पुलिस की जानिब से नहीं आया है। फिलवक्त जो कोशिश जारी है कि जख्मियों को पूरी तरह जो है अस्पताल में महफूज तरीके से उनका इलाज हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे तफसीलात दे रहे थे। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 अफराद हलाक हुए हैं और 6 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अगली खबर की तरफ, दिल्ली के हौस काजी का मामला है। इतवार की रात 3 बजे ये सारा मामला हुआ था जिसमें तशद्दुद मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब किया है और इस पूरे मामले पर नाराजगी भी जताई है। कमिश्नर ने इस पूरे मामले की तफसीलात अमित शाह को दी है। पुलिस कमिश्नर ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी वज़ीर दाखिला अमित शाह को बताई है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाके में सूरत हाल काबू में है। ब्रीफिंग था कि सिचुएशन कैसा है, क्या है, वही बताया गया। सिचुएशन काफी नॉर्मल है। कहने पे ही आप लोगों ने गिरफ्तारी क्यों की? जब एक्शन पहले हो चुका था, जो लोग आइडेंटिफाई हो गए थे, एक्शन भी पहले हो चुका था और उसके बारे में जनरल स्थिति अभी काफी नॉर्मल हो चुका है वहां पे। उसी के बारे में ही जनरल ब्रीफिंग दी गई थी। दी सीसीटीवी फुटेज व्हिच हैज बीन सर्कुलेटिंग, दिस इज अबाउट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स. The teams are working on it and they will be identified and they will be arrested soon. और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा नीलू हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलू, कल शाम पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, सब कुछ मामला रफा दफा हुआ, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मजीद अपडेट आप क्या दे रही हैं इस वक्त?
बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं कि आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की, और उन्होंने वहां के हालात को पूरी तरह से बयां किया है, उनके सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है गृह मंत्री को कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली जैसी जगह पर, वो भी चांदनी चौक इलाके में, हौस काजी में जिस तरह की वारदात हुई, जिस तरह की घटना हुई और जिस तरह से वहां पर माहौल बना, उस पर गृह मंत्री ने सख्ती दिखाई। और इसी सख्ती के बाद जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे वो उनके पास पहुंचे, हालात के बारे में उनको ब्रीफ किया, और साथ ही एक तरह से ये कहा गया है कि इस तरह के हालात दोबारा ना बने, इसको लेकर भी कुछ ताकीद की गई है। हालांकि इसमें अभी भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य है और वहां पर अब स्थिति नियंत्रण में है। जी नीलू, और एक चीज जानना चाहेंगे कि अमित शाह ने जिस तरह से संजीदगी से पूरा मामला लिया है, कमिश्नर को तलब किया है, मामला इसका मतलब बहुत गंभीर था। और दूसरी बात, दोनों समुदायों के लोगों ने कल बातचीत की, मामला रफा दफा किया और पुलिस ने ये तय किया था कि चाहे गलती किसी की भी हो, दोनों समुदाय की तरफ से जिस किसी की हो, कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो किस तरह की कानूनी कार्रवाई पुलिस अब करने जा रही है? क्या कुछ पुलिस के हाथ लगाए भी? बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बता दूं जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने भी बताया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस तरह से इलाके में माहौल को खराब किया है, और इसी को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया और हालात की जानकारी उनसे मांगी, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी इस मामले में संजीदा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर अगर इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की घटना होती है, तो ये कहीं भी कहा जा सकता है कि अच्छी बात नहीं है, इस तरह का मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए कहा गया है कि ऐसे सिचुएशन पर निगरानी रखी जाए और इस तरह के सिचुएशन दोबारा ना बने, इसको लेकर पुलिस भी इस वक्त काफी संजीदा दिखाई दे रही है। और जो वहां के लोग हैं, अगर चांदनी चौक इलाके की बात की जाए तो हमने देखा है जिलानी कि वहां पर दोनों समुदाय के लोग काफी तादाद में, चाहे वो मुस्लिम कह लीजिए या हिंदू कह लीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से लोग वहां पर रहते हैं, परस्पर सद्भाव के साथ वहां पर रहते हैं। लेकिन इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती है, तो दोनों समुदाय यही चाहते हैं कि स्थिति, हालात काबू में आए, और दोनों समुदाय की पहल के बाद ही, जिस तरह से आपने देखा कि एक पीस कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद ये कहा गया कि अब हालात ना बिगड़े, तो पुलिस और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो दोनों इस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं कि आगे अब इस तरह की कोई घटना वहां ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हमारी नुमाइंदा नीलू तफसीलात दे रही थी कि अमित शाह ने जिस संजीदगी से लिया और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर नजर रखी और कमिश्नर ने पूरी कार्रवाई को अमित शाह के सामने रखा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी से जुड़ी है दिल्ली के चावड़ी बाजार का मामला बहस मुबाहसे का मरकज बना हुआ है। चांदनी चौक मंदिर तनाज़ा मामले में मफाद अम्मा की एक अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अर्जी में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने का मुतालबा किया गया है। आपस में प्रेम भाव से सब रहें और एक दूसरे के मित्र बनकर के रहें, भाईचारे के साथ में रहें, ताकि यहाँ अमन शांति बनी रहे। और खाली यही विशेष रूप से यही बात इनसे कहना है। हम लोग तो कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम ही नहीं दिए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व इस तरह से करके गए हैं, उसके लिए तो अब क्या कहा जाए। अब कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, और मंत्री जी का कहना यही है कि भाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा, और पुलिस का कहना यह है कि भाई जो भी पीछे उनके सपोर्ट में आएंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भीड़ थी, पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, उसकी जांच पुलिस कर रही है, और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत करी है उनको के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस उसकी जांच करे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सब देखी जा रही है, और जो लोग भी थे शरारती तत्व, क्योंकि बैड एलिमेंट्स का कोई ना तो मजहब होता है ना दीन ईमान होता है, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मात्र पार्किंग की 2 लोगों की लड़ाई को पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ के लोगों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। रविवार की घटना थी, पार्किंग को लेकर 2 लोगों में, 2 गुटों में झगड़ा होता है, अफवाह फैलाई जाती है कि मॉब लिंचिंग हो गया। सुबह तक ये अफवाह फैला दी जाती है कि मंदिरों को जलाया जा रहा है। बहुत लोग चाहते थे, हकीकत क्या है, मैं यहाँ की स्थानीय विधायक हूँ चांदनी चौक की,
मुझे सबने अपील की, हकीकत क्या है वो जानना चाहते हैं। आज मैंने खुद फेसबुक लाइव करके दुर्गा मंदिर की हकीकत और यहाँ के इलाके के किस तरीके से दुकानें खुली हैं, जिंदगी पटरी पर आ चुकी है, जो डर और खौफ था कि कुछ भी हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। मैं सलाम करती हूँ पुरानी दिल्ली 6 के लोगों को, जहाँ पर सब भाईचारे और एकता से एक दूसरे के साथ सुबह शाम उठते बैठते हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर उसे नाकाम किया। 1984 सिख मुखालिफ फसादात मामले में SIT का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया है। वजारत दाखिला ने SIT का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया है, उसकी जांच का आगे बढ़ाया है और वाज़ेह है कि SIT बंद हुए मुकदमात की जांच करेगी और SIT उन्हीं मामलों की जांच करेगा जिसमें सबूत न होने की बुनियाद पर मुकदमा बंद कर दिया गया हो। इस मामले में दोबारा SIT जांच कर सकती है और इस सिलसिले में SIT का जो दायरा इख्तियार है जांच का वो बढ़ा दिया गया है। और ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस साल 26 जून तक 119 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 24 एहलकार भी शहीद हो गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़श्ता साल भी रियासत जम्मू कश्मीर में 252 मिलिटेंटों को हलाक किया गया और 44 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत हासिल की थी। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि वादी में मकामी नौजवानों के मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल होने के रुझान में भी काफ़ी कमी आई है और साल 2017 और 18 में रियासत में ज़्यादातर गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। समाजवादी पार्टी लीडर जया बच्चन ने खवातीन की सिक्योरिटी के मामलात को नाकाफ़ी बताया है जो सरकार की तरफ से अभी तक उठाए गए हैं। बराबर लगातार खवातीन के ताल्लुक से तशद्दुद के मामलात में इजाफा हो रहा है जिस पर उन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले 1 साल में खवातीन के ताल्लुक से जराइम में इजाफा हुआ है। According to RTI data, in 107 days between March 16th and June 30th this year, 76,416 cases of crime against women were reported. Shame. In 3 months of 218, UP reported 76,000 crimes against women compared to 49,000 in 216. Shame. No slogans, please. Sorry? You have to make a submission, madam. I'm not. This is 0 hour. You say same, then the others also are saying chorus Sir, same. you give me time for this. Somebody also will say same thing. This is not the purpose. Question is you have to project and put the manner in such a way Sir, so that the statement. government understands. I'm not giving a slogan. Yeah. इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं आंध्र प्रदेश के करनूल से। करनूल में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल की रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर शाहिदा अख्तर ने रजिस्ट्रार के ओहदे से इस्तीफा दिया है। शाहिदा अख्तर ने वाइस चांसलर मुजफ्फर शहमीरी पर लगाया इल्ज़ाम। क़वानीन के खिलाफ काम करने के लिए दबाव बनाने का VC पर इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर शाहिदा अख्तर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन को खत भी लिखा है और उसमें इस्तीफा उन्होंने पेश कर दिया। आंध्र प्रदेश के करनूल में है डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल की रजिस्ट्रार शाहिदा अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। रजिस्ट्रार के ओहदे से इस्तीफा दिया है। वाइस चांसलर मुजफ्फर शहमीरी पर इल्ज़ाम लगाया है। क़वानीन के खिलाफ काम करने के लिए दबाव बनाने का VC पर इल्ज़ाम शाहिदा अख्तर का। डॉक्टर शाहिदा अख्तर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन को लिखा मकतूब इस्तीफा। आंध्र प्रदेश के करनूल में है डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी। और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी खुद जुड़े हैं। कुदरत, किस तरह की इल्ज़ामात जिस तरह से सामने आए हैं कि क़वानीन के खिलाफ काम करने का दबाव है, खत में उन्होंने जिक्र किया है, क्या कुछ आप अपडेट देना अभी? जी जिलानी, पिछले कई महीनों से जो है VC पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि VC हमेशा जो है अपने क़वानीन के खिलाफ पर भी करते हुए गैर ज़रूरी तौर पर बगैर नोटिफिकेशन के जितने भी जायदादें वहाँ पर खाली हैं वो अपने आदमियों को जो है जायदादें दिलवाना चाहते हैं। इसी तरीके से कई मरतबा जो है ये मामला चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन के पास भी गया। हाल ही में चंद दिन कबल जो है मीटिंग भी की थी
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को बुलाकर ये कहा भी था कि हर कोई जो है मामला शफाफ होना चाहिए, बगैर नोटिफिकेशन की किसी भी किस्म की जायदाद को फिल नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो। जी कुदरतुल्लाह, क्या जो इल्जामात वो लगा रही हैं, क्या उसकी वजाहत उन्होंने खत्म की है, मीडिया को कोई जानकारी दी है, किस तरह के इल्जामात हैं? बिल्कुल, अपने इस्तीफानामे में उन्होंने खुले तौर पर यह बात कही है कि मुजफ्फर अली शाह मीरी रोजाना जो है मेरे को गैर कानूनी तौर पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए जो है मैं इस्तीफा दे रही हूँ। बाकायदा वो खत में लिखते हैं और खत जो है चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी रवाना कर दिया गया है। जी, कोई रिएक्शन वीसी की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से? इंतजामिया की तरफ से अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने जो है उनका मकतूब कबूल कर लिया है, रेजिग्नेशन लेटर, और उस पर जो है इत्तला अब तक ये आ चुकी है कि चीफ सेक्रेटरी उस पर एक हाई कमेटी बिठाएंगे। मुजफ्फर शाह मीरी पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तमाम पर जो है हाई कमेटी बिठाई जाएगी और इल्जामात साबित होने पर उनको रिकॉल किया जा सकता है। जी कुदरतुल्लाह, जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इंक्वायरी होगी, जो कुछ होगा जांच होगा, यानी मतलब ये पहले से चीज़ें चल रही थी, जो नायब वज़ीर आला के जहन में भी ये तमाम चीज़ें लाई गई हैं। जी, नायब वज़ीर आला से भी बात हुई उर्दू यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक। अब से नहीं, पिछले 2 सालों से जब से मुजफ्फर अली शाह मीरी वाइस चांसलर बनकर आए हैं उस वक्त से अब तक 2 रजिस्ट्रार जो है इस्तीफा देकर यहाँ से चले गए हैं। पहले डॉक्टर सत्तार साहिब थे, उन्होंने भी जो है इस तरीके का जिक्र तो नहीं किया था अपने इस्तीफानामे में, मगर उन्होंने जो है पर्सनल हेल्थ ग्राउंड पर जो है मैं ये रजिस्ट्रार का ओहदा छोड़कर जा रहा हूँ बताए। बाद में जो है डॉक्टर शाहिद अख्तर जो है 1.5 साल का अर्सा हुआ जब से वो यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से काम करते नजर आ रहे थे। जब पोस्टों के फिलअप का मामला आया, खाली आसामियों की जायदादों का पूरा करने का मामला आया, तो शफाफ तरीके से जाने के लिए हुकूमत ने जो है अहकाम जारी किए। बिलखुसूस जबकि वैएस जगन की हुकूमत कायम हुई तो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि तमाम यूनिवर्सिटीज, रियासत आंध्र प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, तमाम में जो है जो भी पोस्ट वैकेंट हैं वो जिसको फिलअप करना है वो शफाफ तरीके से होना चाहिए। 2 दिन कबल जो है वजीर बराए आला तालीम ने भी करनूल को विजिट किया था, उस वक्त पर भी जो है बोला जितने भी जायदादें फिलअप होंगी, जो पूर्व होंगी, तो तमाम जायदादों को जो है शफाफ तरीके से फिल किया जाएगा, किसी के प्रेशर में नहीं लाया जाएगा, ना कोई कायद आपको जो है प्रेशर करेगा, ना कोई हुकाम आपको जो है प्रेशर करेंगे। जो भी होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है ये काम होना चाहिए बोल करके मीटिंग में भी एजुकेशन मिनिस्टर ने बात बताई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुदरत इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल की रजिस्ट्रार ने इस्तीफा दे दिया है। शाहिदा अख्तर जो कि रजिस्ट्रार हैं वहाँ की, उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया वाइस चांसलर पर कि गैर कानूनी तरीके से काम करने का दबाव डाला जा रहा था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ये अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में अभी तक मानसून दस्तक नहीं दी है, अलबत्ता बादलों के सबब दिल्ली के दर्जे हरारत में कमी आई है। दिल्ली के मौसम के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदा ने माहिर मौसमियात से खास गुफ्तगू की है। दिल्ली के लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब भी मानसूनी बरसात का इंतजार दिल्ली वालों को है, लेकिन क्या ये तय समय पर जो मौसम विभाग ने कहा है वो आएगा? 7 और 8 तारीख का प्रेडिक्शन इसमें है, लेकिन क्या उससे पहले दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? इस पर बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, बहुत ज्यादा गर्मी झेल चुके हैं दिल्ली वाले, क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी क्या दिल्ली के लोगों? देखेंगे, राहत ऑलरेडी हमारे पास शुरुआत हो चुकी है। कल भी तापमान जो है हमारे पास जो हीट वेव की कंडीशन से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम आया था, 39 के आसपास आया था, और आज भी देखेंगे जो तापमान है हमारे पास लगभग 2 डिग्री कम चल रहा है और 38 के आसपास आने की संभावना है, जो नॉर्मल से 1 डिग्री के आसपास होगा। साथ ही साथ हमारे पास पूर्वी हवाएं चल रही हैं जो कि नमी लेकर आ रही हैं। इसके एसोसिएशन में पूरे आप कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं, और ये रात से ही छाए हुए हैं हमारे पास, तो इसके एसोसिएशन में थोड़ा वेदर कंफर्टेबल हुआ है। और ये चूंकि हमारे पूर्वी हवाएं हैं, नमी लेके आ रही है, ये मानसून की हवाएं हैं हमारे पास। और अगर देखेंगे कि तो हमारे पास कंडीशन जो है मानसून के ऑनसेट के लिए फेवरेबल बना हुआ है। अगले 48 घंटों में दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर मानसून हमारे पास आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं तो कल से आज हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल से हमारे पास निश्चित तौर पर जो है हल्की बारिश से अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगी। तो जो तापमान है, जो बढ़ा हुआ तापमान है, उसमें भी गिरावट आएगी। तो आपने देखा कि दिल्ली वालों को अब थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कुछ जगहों पर बरसात होगी और अगले 48 घंटों में मानसूनी वर्षा
कुछ हद तक दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और कवायद पर अमलावरी के लिए जुर्मानों की रकम जो है दोगुनी कर दी है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कर दी गई है और सख्त फैसले इस सिलसिले में लिए गए हैं, जिसके तहत जुर्माने की रकम में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने मोटर व्हीकल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। सड़कों की खराबी पर हादसे की सूरत में इंजीनियर को भी जुर्माना अदा करना होगा। मामूली गलतियों पर 100 रुपये के चालान को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। वहीं लाइसेंस न होने की सूरत में 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने की सूरत में अब 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। और अब बात हैदराबाद की ईरानी चाय की। ईरानी चाय बनाने में कमाल हासिल करने वाले हैदराबाद के मारूफ चाय खाने नीलोफर कैफे नीलोफर के मालिक बाबूराव तेलंगाना में देसी तरीके से बनने वाली चाय को फरोग देने में लगे हैं। इनके इस तजुर्बे को भी ईरानी चाय की ही तरह मकबूलियत हासिल हो रही है। पेश है तफसीलात। शुमाली तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाले बाबूराव जब रोजी रोटी हासिल करने हैदराबाद आए तो उन्होंने इब्तिदा नीलोफर अस्पताल के करीब वाक़या कैफे नीलोफर में टेबल साफ करने की नौकरी से की। इनकी सख्त मेहनत की वजह से 2 साल बाद इस कैफे के मालिक ने इन्हें चाय खाने को किराए पर चलाने के लिए दे दिया। बाद में बाबूराव ने इस चाय खाने को खरीद लिया। इसी दौरान बाबूराव ने रवायती ईरानी चाय और मकबूल आम उस्मानिया बिस्किट बनाने में महारत हासिल कर ली और कैफे नीलोफर को हैदराबाद में ईरानी चाय के सबसे मकबूल मकामात में से एक बना दिया। 76 में वहाँ काम करके पहले वेटिंग पे काम करता था वही होटल में, फिर उसके बाद सुपरवाइजर बना, फिर काउंटर में काम करा, उसके बाद होटल कॉन्टैक्ट पे लिया, फिर चाय बनाना सीख लिया। उसके बाद यह नया कॉन्सेप्ट हैदराबाद में एसी होटल यहाँ चालू करा। पहले क्वालिटी अच्छी देना, वही रेट में देना और कस्टमर को अपना देना, उसके बाद आदत लगाना, उसके बाद हमारे को रेट हमारा चॉइस मिल जाता। हम तो जो साफ दे रहे, अपने को मुतमईन होना कि मैं साफ कस्टमर को दे रहा हूँ, तब अल्लाह ताला हमको भी साथ देता है। पहली ये बात है, तो मेरे दिल को पहले साफ कर देना, मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, मैं जो चीज़ खाता हूँ वो चीज़ देना, मेरे को जो पसंद है वो देना बस। ईरानी चाय बनाने में कमाल हासिल करने के बाद बाबू राव ने नीलोफर कैफे के करीब ही जदीद अंदाज में इसकी एक और शाख का आगाज किया। लेकिन इस मकाम पर ईरानी चाय के बजाय दक्कन के घरों में बनाई जाने वाली चाय की तरह चाय बनाने का तजुर्बा किया। ताज़ा दूध और मखसूस चाय की पत्ती से बनी इस चाय को भी चाय के शायकीन ने बेहद पसंद किया। अब यहाँ की अगर आप चाय अगर पी लेंगे तो हैदराबाद की कहीं भी नहीं पी सकते आप, ऐसी चाय है, एकदम बहुत हटके है। आप द टी इज really very good taste. So we used to come here weekly 3 or 4 times, especially to have the tea here only. And the snacks also very good, very tasty. So we and our people are 5-6 our people are there. We used to come by metro and have it and we will go back. सुबह की चाय, शाम की चाय, रात की चाय कंपलसरी। खास बात तो कुछ भी नहीं, बट चाय अच्छी है वो हिसाब से आते। कुछ आदत लगे क्या? आदत, हाँ आदत लगे। सबको दारू का नशा लगता है, अपन को चाय का नशा लग गया। एरिया ही क्या, बहुत लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, जैसे बंजारा हिल्स हो गया, जुबली हिल्स है, बहुत सारे बड़े सिटीज़ से भी लोग यहाँ पे आके बाकायदा जाने के टाइम पे या आने के टाइम पे एनी टाइम व्हेनेवर दे स्टार्ट देयर डे और दे एंड देयर डे दे विल स्टार्ट विद द टी ओनली। हैदराबादी चाय फेमस है। मैं तकरीबन नहीं बोले तो भी मैं 19-20 साल से चाय पीता हूँ, बाबूराव साहब की चाहिए। टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो टूरिस्ट लोग भी वहाँ के हमारे यहाँ के ड्राइवर लोग जो रहते हैं उनका ख़ास तौर से लेकर आके बाबूराव साहब की चाय पिला कर ही लेके जाते हैं और एक चाय पीने के बदले लोग 2-2, 3-3 चाय पी के जाते हैं। पहले ईरानी और फिर घर की चाय में कमाल हासिल करने के बाद बाबूराव ने चाय के साथ अपनी मुहिम जुई को जारी रखा। वो हैदराबाद के इलाका बंजारा हिल्स में एक ऐसे जदीद चाय खाने के क़याम में लगे हैं जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाने वाले तरीकों की मशहूर चाय की अक़साम को पेश किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हैदराबाद। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।